आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री निधि बिष्ट से जी श्याम की बातचीत। गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो है एक युवा अभिनेत्री हैं, और ये अभिनेत्री ऐसी हैं कि इनका मामला गड़बड़ नहीं है, इनका मामला लीगल है। जी हाँ, इस सीरीज से इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, एक ऐसी पहचान जिसे देखते ही समझ में आता है कि क्या ऊर्जावान अभिनेत्री है ये। और बिल्कुल इन्होंने पूरा प्रभाव ऐसा प्रस्तुत किया है वहां पर एक लॉयर के रूप में, और एक एक्टिव जो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी जो नजर आती है, और साथ ही साथ जो पूरे कथानक के साथ जुड़ती है, वो हैं यहाँ हमारे स्टूडियोज में। और सबसे पहले ऐसा करते हैं कि निधि बिष्ट जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच श्याम जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और वही मतलब मैं आपसे बात भी कर रही थी कि ऐसा लग रहा है कि इतना जो काम किया है तो अब वो एक तरह से सफल हुआ है कि यहाँ सामने बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रही हैं। और अभी जब आप मुझे विविध भारती के ऑफिस में अंदर घुमा भी रहे थे तो मैं वो देख रही थी कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स वो तब से आप लोगों से जुड़े हुए हैं जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी शायद। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, आप बहुत आनंद ले रहे होंगे सुन के कि कितने उत्साह के साथ, जोश के साथ ये पुरानी तमाम बातों को जो है निधि जी आपके साथ शेयर कर रही हैं। कुछ और बातें हैं जो उनसे जाननी है अभी हमें, कि कैसे स्क्रीन पर और इनका जो सपना था जो लेकर ये चली थी। इवन इन्होंने एक बार की बात है, कहीं पढ़ा था मैंने कि ये जो इंस्टीट्यूट है फिल्मों और टेलीविजन का पुणे का, उसमें भी ये कुछ करना चाहती थी, फिर इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन हर बार इनके पास राह अपनी ढूंढने की क्षमता है, इस वजह से ये राह ढूंढ लेती हैं और कामयाब भी होती हैं। इनकी ये कामयाबी बरकरार रहे, हम यही उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। निधि जी बताइए कुछ और कि कैसे आपने अपने रास्ते खुद तय किए और स्क्रीन पर भी नजर आई, जो अभिनय आपकी रगों में बहता है वो लोगों तक प्रदर्शित किया आपने। जी मतलब श्याम जी बहुत मजा आ रहा है एक तो बात करते हुए, और मतलब आपसे बात करते करते मैं भी वही ट्रेन में बैठ के 15 साल पहले 2008-9 और उससे भी पहले के टाइम में जा रही हूँ। तो टीवीएफ की जर्नी से शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां से मुझे पहली बार थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आप काम कर रहे हो वही जो थिएटर में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या एकदम तभी के तभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जो प्रतिक्रिया मिलती है आपको। तो वायरल फीवर के साथ भी यही होता था कि हम 5 से 8 मिनट के कुछ स्केचेस करते थे, यूट्यूब पे डालते थे, और ऑलमोस्ट इतना डेमोक्रेटिक मीडियम है कि तुरंत की तुरंत ही आपको कमेंट्स में लाइक्स के थ्रू आपको समझ में आता था कि ये लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमने एक चिकीपीडिया करके शो बनाया था जो कभी आया ही नहीं बाहर, लेकिन मैं इन लोगों के टच में तो आ गई थी, और ये लोग कुछ भी लिख रहे होते थे तो मुझे सुनाने के लिए तो बुलाते थे कि एक बार तुम भी सुन के बताओ कि कैसा लग रहा है या क्या है। तो मुझे याद है कि 2012 एंड में ही ये लोग दूरदर्शन क्यूटियापा करके कुछ एक बना रहे थे, जो कि एसेंशियली था कि नए साल जब खत्म हो रहा था तो दूरदर्शन पर रंगारंग कार्यक्रम आते थे कि पिछला साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। और तो उसमें एक होस्ट का कैरेक्टर मुझे करने के लिए बोला गया था, और क्योंकि मैं उस समय प्ले की दुकान भी मेरी चल पड़ी थी, तो मैं नाटक प्ले की दुकान अच्छा है। तो मैं उस समय नाटक करके आई, 10:30 बजे रात में मैं फ्री हुई, और मैंने उनको बोला, दोपहर में बात हुई थी कि हमें आज ही शूट करना है, फिर हम 3 दिन में डाल देंगे, नया साल आ रहा है। और ये तो मैंने बोला ठीक है, मैं 10:30 बजे तक नाटक से फ्री होंगी पृथ्वी से, मैं 11 बजे तक आती हूँ, तो 11:30 शूट कर लेंगे, पर प्लीज आप मुझे 1 घंटे में फ्री कर देना,
क्योंकि अगले दिन भी मेरे शोज है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं पहुंची, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे बस इतना याद है कि अमित गुलानी डायरेक्ट कर रहे थे शायद वो, और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि वो याद है दूरदर्शन के जो कुछ एंकर्स होते थे जो हमेशा बहुत खुश रहते थे। तो पता नहीं मुझे क्या समझ में आया, मैं पूरे टाइम उस शूट पे मुस्कुराती ही रही। और वो स्नेहलता थापा करके मेरा कैरेक्टर था कि साल 2012 जा रहा है और साल 2013 आ रहा है और इसी आने जाने के बीच में खड़े हैं हम, और ऐसे करके कुछ। तो वो बहुत आगे बढ़िए थोड़ा और। मुझे अभी हल्का ही लाइंस याद आ रही हैं। तो वो चीज बाहर आई तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि अरे तुझे देखा वहां पे, अच्छा लगा वो वीडियो और ये और वो। तो प्ले से कुछ एक नाम होने लगा था कि कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पहुंचने लगी थी कि निधि बिष्ट नाम की एक एक्टर है जिसको 4 दिन पहले भी अगर बुलाओ नाटक की डेट से तो वो आके कर लेती है, संभाल लेती है। तो मुझे लगा कि चलो ये भी एक तरह का वही है, जिस भी तरह से आपकी चर्चा हो वो भी सही है। मैं चाहूंगी कि कोई पूरे शुरू से नाटक में मुझे बुलाए, पर 4 दिन पहले भी चलेगा। कई बार बंबई में क्या होता है कि अगर कोई एड मिल गया है आपको तो फिर आप पहले आपने हाँ बोला होगा उस दिन के लिए कि मैं इस दिन अवेलेबल हूँ शो के लिए, पर फिर कोई कुछ और काम आ गया बड़े पैसों वाला तो फिर आप निकलते हैं और किसी को रिप्लेसमेंट आपके आना पड़ता है। तो मैं वो रिप्लेसमेंट निंजा बनी घूम रही थी, उसके साथ ये दूरदर्शन क्यूटियापा आया। फिर आई थिंक मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई, मेरी बातचीत हुई इन लोगों के साथ और इन्होंने बोला कि यार आप एक्टिंग भी करते हो, आप बहुत सारे एक्टर्स से रिलेटेड भी हो, जुड़े हुए हो क्योंकि आप थिएटर इतनी एक्टिवली कर रहे हो, तो आप भी आ जाओ, आप एक एज एन एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर, जो भी आपको सही लग रहा है सुनने में टाइटल, आप उस हिसाब से आप लिखो भी हमारे साथ, आप एक्टिंग भी करो और आप आ जाओ। तो मैंने एक चीज लिखी थी इन लोगों के साथ, एक मोबाइल क्यूटियापा करके एक ये लोग शो बना रहे थे कि एक इंसान दूसरे इंसान को फोन करके पका रहा है, परेशान कर रहा है ना। तो इसके अलग अलग इन्होंने एपिसोड्स किए। तो एक एपिसोड किया मैंने फिर फाइनली, जो मैंने लिखा भी था, कॉलर नैना करके। तो जो कॉल सेंटर वाले आपको अचानक से कॉल करके कि सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे इस तरह से आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा चल गया। तो लगा कि अरे ये तो बढ़िया चीज हो रही है। हालांकि उस समय मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह बोलने लगे कि अरे तूने एक्टिंग छोड़ दी, तू यूट्यूब पे क्यों एक्टिंग कर रही है। तो मेरे को लगा यार आप बुला ही नहीं रहे हो, आप हमेशा बोलते हो कि कभी एक इस तरह की दिखने वाली लड़की का रोल आएगा तो हम तुझे बुलाएंगे, वरना आप बुलाओगे ही नहीं, वो तो जाने कब आएगा। तो मेरा रियाज ही चल रहा है ये, तो मुझे चलेगा, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके आई थिंक एक स्केच, 2 चीजें, 4 चीजें, फिर एक पहला बड़ा चीज जो प्रॉपर वायरल होना मैंने समझा वो था आई थिंक 2014 में हमने एक न्यूज़ा डिबेट हमने किया था बेसिकली, जिसमें मैं मिस लेखिका बनी थी और भी कोई, मतलब वो काइंड ऑफ आप पैरोडी स्पूफ ही कहेंगे उसे। तो वो एकदम उसमें जितेंद्र कुमार थे, उन्होंने पंचायत वाले, फिर विश्वपति सरकार थे, उन्होंने एक्टिंग की थी। तो वो प्रॉपर ऐसा वायरल हुआ था कि आपको वो लोगों के दोस्तों के कॉल आ रहे थे जिनसे आपकी कई सालों से बात नहीं हुई है कि अरे बधाई हो, वो देखा यार, कमाल है यार, कमाल है। तो फिर वहां से फिल्मों के कॉल्स आने लगे मुझे कि हालांकि क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सेटल हो गई थी टीवीएफ में, थोड़ी बहुत एक बेसिक एक आमदनी भी हो रही थी, काम भी चल ही रहा था, एक्टिंग भी करने को मिल ही रही थी। तो मैं उस तरह से सेटल थी कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि मुझे बतेरे ऑफर्स आ रहे थे, बट मैं चूज करना चाहूंगी कि किस तरह का काम करना है मुझे। तो फिल्लौरी आई किस्मत से मेरे पास कि, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मुझे पता लगा कि अनुष्का शर्मा शी इज द प्रोड्यूसर ऑल्सो, मतलब उन्हीं की कंपनी क्लीन स्लेट प्रोड्यूस कर रही है। और मुझे तो वो हमेशा से बहुत पसंद थी, मतलब वो भी अगेन खुद से ही है ना, ऑडिशन की प्रोसेस क्रैक करके बहुत ही मेरिटोरियस तरीके से वो पहुंची हैं। तो मैं पहुंची और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, दिलजीत रहेंगे फिल्म में, सूरज के साथ मैं पहले एक फिल्म कर चुकी थी अमरीका नाम से। अच्छा। वो थोड़ी सी इंडी फिल्म थी, तो उसमें वो प्रशांत नायर सर ने डायरेक्ट की थी और उसमें मेरा लुक मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो फिल्म भी बहुत पसंद है। हालांकि मैंने वो काफी टाइम बाद देखी, मतलब क्योंकि कई बार होता है कि आप फिल्में कर लेते हैं, फिर वो फेस्टिवल्स में जाती है और अगर आपने छोटा किरदार निभाया है तो ये वाली जानकारी आपको इतनी नहीं होती कि किस फेस्टिवल में जा रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जब फाइनली वो रिलीज हो जाती है तो आपको पता लगता है कि अच्छा आ गई, ओके। तो अमरीका है वो फिल्म थी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होने लग गई थी। मतलब एक साउथ इंडियन फिल्म थी तुपाकी, उसमें एक 4-5 दिन का तुपाकी हाँ, आई थिंक पिस्तौल को हाँ, तो सुपरस्टार विजय के साथ काम किया उसमें, वो भी बहुत कमाल की टीम थी। मतलब मेरे को लगता है कि वो संतोष सिवान सर डीओपी थे उस फिल्म में और मिस्टर ए मुर्गुदोस वो डायरेक्टर थे। तो यहीं बॉम्बे में शूट हुआ था मेरा तो 4-5 दिन का, तो वो की थी। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब मैं करने लग गई थी कि तुपाकी की, अमरीका की, फिल्लौरी उस तरह से थोड़ा सा बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में अनुष्का के साथ आपको काम करने को मिल रहा है। किस्मत से वो प्रोड्यूसर
बाउंसर भी हैं, तो बहुत सारे जो टेंट्रम्स हैं और वो है ना, उससे वो आपको खुद ही प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। कोई और आपको परेशान करे तो आप ऑलरेडी एक छत्र छाया में हो, एक तरह से यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आप एक यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड ऑलरेडी। मतलब मुझे याद है कि कहीं और रुकाया गया था हमें और ये लोग कहीं और रुके हुए थे, और पहली या दूसरी कॉन्वर्सेशन में अनुष्का ने मुझसे पूछा कि तू कहाँ पे रुकी हुई है बरनाला में, तो मैंने बताया कि मैं वहां पे हूँ। क्यों? तू आ जा, तू इसी होटल में आ जा। और नेक्स्ट डे उन्होंने, और मैं अभी भी उनसे मेरी ऑन ऑफ जितनी भी बातचीत होती है, मुझे लगता है कि मतलब वो ट्रूली स्क्रीन पे वही ट्रांसलेट हुआ। मतलब वो बहनों जैसा जो सिस्टरहुड वाला जो रिश्ता बना वहां पे, वो ट्रूली ट्रांसलेट भी हुआ। उनके कैरेक्टर का नाम शशि था, मेरा नाम अमृत था, तो वो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। एक फिल्म और ड्रीम गर्ल जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो आई थिंक ड्रीम गर्ल आने से पहले तक टीवीएफ का काफी सारा काम मैं कर चुकी थी, तो थोड़ा सा ये बात तो एस्टैब्लिश थी कि मतलब ये अच्छी एक्टर है और ये कॉमेडी कर लेती है। और कुछ एक बहुत से एक नंदिनी श्रीकांत करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम किसी भी किरदार को यू परफॉर्म इट विद ग्रेट एप्लॉम। तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो ये कहना चाह रही थी कि यू मेक इट बिलीव इन द कैरेक्टर। मतलब इवन इफ पढ़ते समय लग रहा होगा कि यार ये क्या कैरेक्टर है, यार ये कोई बात है, बट आप आते हो उसको निभाने के लिए तो वो सच लगने लगता है।
तो मुझे लगा कि अच्छा कुछ तारीफ ही की जा रही है शायद ये। तो उससे पहले टीवीएफ में मैंने बेस्ट प्लीज करके एक शो किया था, परमानेंट रूममेट्स। तो छोटी छोटी चीजें, मतलब बड़े शोज में छोटे पार्ट्स मिल रहे थे। बेस्ट प्लीज तो मेरे ही अराउंड था, मतलब एक लड़की की कहानी थी, आपके सरनेम से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब मैंने लिखा भी था विश्वपति और देवांशी के साथ वो शो, और मैं उसमें अभिनेत्री थी। तो वो हम लोगों ने एक तरह से आप बोल लीजिए पिंकी कॉमिक्स जो आती थी बचपन में, तो वो पिंकी अगर बड़ी हो जाए तो उस पिंकी के कैरेक्टर, उस तरह की लड़की के साथ हर कोई गलती कर रहा है, तो उस वर्ल्ड में वो कहानी सेट थी। वो एक तरह से थोड़ा डार्क वर्ल्ड, थोड़ा ह्यूमर था, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क ह्यूमर था, तो वो इतना आई थिंक लैंड नहीं किया था ऑडियंसेस के बीच में। तो ड्रीम गर्ल पे मैं ट्रिपलिंग के लिए शूट कर रही थी, आई थिंक मेघालय नॉर्थ ईस्ट में हम शूट कर रहे थे, और वहां मुझे ये कास्टिंग डायरेक्टर करण मल्ली और नंदिनी, उनका कॉल आया था कि आयुष्मान की फिल्म है, आपकी अवेलेबिलिटी जाननी है और ये वाला सीन है, आप ये ऑडिशन करके भेज दीजिए। तो ऑडिशन किया, फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया, फिर एक दो ऑडिशंस और हुए, एंड फाइनली मतलब तब तक आप इतने धक्के खा चुके हैं ना, आप ये देखिए कि आप को इतने डोर्स आपके मुंह पे बंद हो चुके हैं कि जब फाइनली करण का मुझे कॉल आया कि निधि कांग्रेचुलेशंस, तुम ड्रीम गर्ल कर रही हो और आयुष्मान भी हैं फिल्म में, और फिर उन्होंने मुझे बाकी कास्ट बताई कि अनु कपूर सर हैं, विजय राज सर हैं, अभिषेक बैनर्जी है, राज है, नुसरत है। तो मेरे को लगा कि अच्छा ओके, थैंक्स यार करण, थैंक यू, ये बोल के मैंने फोन रख दिया ऐसे अनमने ढंग से। हाँ, और मेरे को लगा कि मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है इस बात की, अभी मुझे कुछ तो करना चाहिए इस बात को, मतलब ये बड़ी मौका है। और आप 2009 से सोच के बैठे हो कि एक कॉल आएगा ऐसा कि यस जीत गए, मिल गए, ये हमने फिल्मों में भी देखा ना कि कोई अपनी डिग्री उछाल के निकल जाता है। तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे ड्रीम गर्ल के लिए कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर मैं जाके डायरेक्टर से मिली, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि अरे मतलब ये एक तरह से अभी के टाइम्स में बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज भी है कि एक बायसेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्लूड किया आपने एक लव स्टोरी में। हालांकि मैं कुछ चीजों से अग्री नहीं कर रही थी करते समय कि ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है या जो भी, पर एक चीज जो मुझे सेट पे जाके समझ में आई अपने सारे ये सीनियर्स को देखते हुए, आयुष्मान का कंडक्ट देखते हुए, कि इन्हें ऑल अलोंग पता था कि ये बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है और ये दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है ये करते हुए। सुपर हिट रही बिल्कुल। तो मेरे साथ ड्रीम गर्ल के साथ पर्टिकुलरली हुआ कि मैंने फिल्म करते समय मैंने उसको इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मैं अपने खुद के सेल्फ डाउट वाले स्पेस में चली रही थी कि इसका भी क्या ही हो जाएगा, इतना तो कुछ हुआ ही है तो नया, और ये क्या ही हो जाएगा मेरे जीवन में। पर फाइनली जब फिल्म बाहर आई, मुझे अभी भी याद है कि अगर आज 12 या 13 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में, और मैं अगले दिन अपनी डॉग को बाहर वॉक करा रही थी, और वो होता है ना कि सामने से दो थोड़ी सी सीनियर महिलाएं आई और उन्होंने बोला कि अरे हमने फिल्म देखी आपकी, क्या कमाल का काम किया है आपने, क्या बात। और मुझे लगा कि यार ये तो कम्प्लीटली दिस इज गॉन बियॉन्ड मी, एंड मतलब क्लियरली तुझे कोई अकल नहीं है कि तेरे लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं, और तो जस्ट सर झुका, हाथ जोड़ और चुपचाप लगे रह जो तू कर रही है, मतलब यू आर इन द राइट कंपनी। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं जी, और इस राह पर चलते हुए आप कामयाबी पाती जाएंगी, और जो खुशियां आपको चाहिए, जो आपने सोच के रखी हुई है और कुछ जो सोचा नहीं है, उससे भी बढ़कर खुशियां आप तक पहुंचेंगी, सफलताएं जो है आप तक पहुंचेंगी। एक आपकी पसंद का गाना। एक भी आपसे बात करते करते मुझे ख्याल आया कि यस बॉस जो फिल्म है शाहरुख खान, जूही चावला की, तो इसका एक पूरी एल्बम ही मुझे वैसे काफी पसंद है, पर इसका एक गाना है एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, बहुत अच्छा युगल गीत। जी, मैंने सोचा ना था, तो मेरी सिचुएशन तो ऐसी ही है अभी। क्या बात। तो हाँ, बस मैं यही गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। चलिए सुनते हैं।
जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था मैंने सोचा न था मैंने सोचा न था। एक बार फिर स्वागत करते हैं यहाँ पर हम निधि बिष्ट जी का। बेहतरीन बातचीत चल रही है और बातचीत के दरमियान आप जो है अपने अतीत में भी झांक कर देख रही हैं, देख तो रही हैं लेकिन देखते देखते वो हमें बता भी रही हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसी और कुछ बातें करेंगे। यस बॉस इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना और यस बॉस कहने की जो आपकी हैबिट नहीं रही है, वजह यह है कि आप नौकरी और इस तरह का कोई काम करना नहीं चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी। श्याम जी, मुझे तो ओवर टाइम ही समझ में आया है कि मैं किसी को बॉस बोलने में बिलीव करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मतलब बचपन में परवरिश ऐसी हुई है कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी है। आप हमेशा हमें ये सिखाया ही गया है और इसीलिए मैं हर किसी से इज्जत से, तमीज से आप करके ही बात करती हूँ। बल्कि जब मैं बम्बई पहली बार आई थी और ऐसे किसी की बोलचाल वाली भाषा में किसी के मुंह से तू निकल गया था मेरे लिए, तो मुझे एकदम से ऐसा आवाज आई दिल टूटने की कि इसने मुझे तू क्यों बोला। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप किसी को बहुत अच्छे से ना जाना हो तब तक आपको आप करके ही बात करनी चाहिए। चाहे कोई बड़ा हो, उम्र में आपसे छोटा हो, सर, मैम, बॉस, ये सब अगर वही आगे पीछे लगाने से किसी को बेहतर लगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आदर सम्मान जो है वो बना रहना बिल्कुल चाहिए। बना रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में अगर आपने तू सुन के बुरा माना था उस वक्त जी, तो यहाँ खास बात ये है कि जो मुंबई खास कर यहाँ पर नॉर्थ की तरह आप अलग से जो है मराठी आप फिर समझ गई होंगी।
बिल्कुल मुझे समय लगा, बट मेरे को एकदम समझ में आया उसमें जो उद्देश्य है वो उस तरह का नहीं होता। हाँ, वो कहीं से भी वही डिसरिस्पेक्टफुल होकर बोलने का नहीं है, उसमें आत्मीयता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वही है कि आई थिंक जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं शुरू के 22-23 साल में दिल्ली में रही, और फिर एकदम से मेरे लिए काइंड ऑफ, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मतलब आई थिंक हिंदी फिल्मों से पहले मुझे नहीं पता था कि गुज्जूस गुजराती को बोलते हैं। मतलब ये कितनी नासमझी भरी बात हो सकती है ना, ये पता ही नहीं था, है ना। तो मेरे को बंबई आने के बाद एक नया, वो कह लीजिए आपकी, एक नया कल्चर से मेरा आमना सामना हुआ कि ठीक है यहाँ पे इस तरह से बात की जाती है, और ये भी वही अपनेपन का एक तरीका है ना, किसी को तू बोल देने में भी तो कितना प्यार है। हाँ, नहीं वो बिल्कुल है, लेकिन वो अलग से बोला नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसी तू में ही वो अंडरलाइन सबटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि नहीं ये सप्रेम ही बोला जा रहा है आपको। और इसी वजह से तो ये प्रेम है मुंबई का, कि आप पिछले इतने वर्षों से जो है यहाँ पर रहकर इतना बेहतर कर रही हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल की, तो ऐसी और कौन सी फिल्म है? ये तो सुपरहिट फिल्म थी जी। जैसा मैंने बताया कि ड्रीम गर्ल साइन करते समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुशी का मौका है या क्या है, क्योंकि आई थिंक इतना बार आप सेम ही प्रोसेस के थ्रू इतनी बार गुजर चुके हैं कि आपको शायद अपना 21वां बर्थडे स्पेशल रखना बंद हो जाता है ना, क्योंकि आप 20 साल से अपना बर्थडे मना ही रहे हैं। तो वो वैसी वाली बात ही थी मेरे लिए, मेरे ख्याल से। करते समय आई थिंक मुझे परफॉर्म करना ही बहुत पसंद है, तो नो मैटर व्हाट, मैं किसी भी हालातों में हूँ, खाने को मिले ना मिले, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन परफॉर्म करते टाइम मेरे सारे स्विचेस ऑफ हो जाते हैं, विच इज वाई आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा मजा भी एक्टिंग करने में ही आता है। मतलब इससे रिलेटेड भी मैं एक अनुभव आपको बताऊंगी थोड़ा आगे चल के। तो ड्रीम गर्ल की मेरी जो शूटिंग के दौरान जो प्रिपरेशन का पूरा टाइम था, वो मेरा काफी सीनियर्स को देख रही हूँ कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, फिर उनमें कोई विजय राज सर जैसे कोई सीनियर एक्टर आ गए जिन्होंने मुझे बोला कि अभी हमारा सीन है साथ में। तो ऐसा कुछ होता है कि मैं गाड़ी सिग्नल क्रॉस करके निकल जाती है, वो पुलिस वाले बने तो वो रोकते हैं कि अरे मैम आप नाके पे फोन पे बात कर रही थी, और ये तो उन्होंने एक बार रीड की, एंड विजय सर तो आपको पता ही है कि अभी उन्होंने आपके साथ लाइन रीड की है, लेकिन सीन में तो वो कुछ खेलेंगे अपना। तो अब आपको पता है कि ये होगा, पर आप इसके लिए क्या ही तैयारी करोगे ना, आपने अब तो नहीं निकाल के आप किताब पढ़ सकते हैं। होगा और क्या होगा ये भी नहीं पता नहीं है, तो तैयारी किस तरह से की जाए कि सामने से बाउंसर आएगी, ऑफ स्पिन आएगी, क्या आएगी, अब खेलना पड़ेगा आपको, यही आपका ट्रू टेस्ट है। तो हुआ पहला टेक, और तब तक उनसे काफी हंसी मजाक, सब उनसे अच्छी एक बॉन्डिंग थी ऑलरेडी, मतलब काफी वो वार्मथ थी उनके पास शेयर करने के लिए। तो जैसे ही सीन हुआ, उन्होंने कुछ किया, फिर मैंने भी कुछ ऐसा चश्मा नीचे करके कुछ उनको 100 का नोट देके कुछ की, प्लीज ना ऐसे करके कुछ, हवलदार जी प्लीज मान जाइए ना, ऐसे करके कुछ। मैं आगे बढ़ी, कट हुआ। तो आई थिंक कुछ टेक्निकल रीजन से हमें दोबारा लेना था, बट विजय सर आए भागते हुए मेरे पास, और उन्होंने बोला तू बहुत सही कर रही है, क्या बात है, मुझे तो नहीं लग रहा था कि तू ये कर लेगी। अब मुझे पता नहीं कि वो मुझे खुश महसूस कराने के लिए, मुझे इजी करने के लिए बोल रहे थे या ही जेन्युइनली मेंट इट, बट मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि वो वैसा ही है ना कि मतलब अगर कोच सर आपको आके बोल दे कि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया खेला आपने, अगली में और ध्यान देना, तो वो वैसी वाली चीज ही थी। क्योंकि अगेन मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई या वो, तो मैंने तो देख के ही सीखा है ना, एक नेचुरली इंट्यूटिवली आपको अंदर से लग रहा होता है कि ये करने का, इसका शायद सही सुर ये होगा, और आई थिंक वो इंट्यूशन भी आपका देख के पढ़ के समझ के ही बनता है। बिल्कुल। तो उस तरह से मुझे काम करते हुए सही लगा था ड्रीम गर्ल पे, पर जब फिल्म रिलीज हुई और जितना उसके लिए प्यार मिला, जितना रोमा के कैरेक्टर को प्यार मिला, तो वो मेरे लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। और मुझे याद है कि मेरे मामा हल्द्वानी से उन्होंने मुझे कॉल किया था, और इतने सालों में मामा ने रेयरली मुझे कभी कॉल किया होगा, और मतलब वो फेवरेट मामा से हैं, तो सारे बच्चे ना हम की मामा मामा, मुझे मामा मेरी, मामा मेरी शाबाशी कर दो मामा। तो मेरे लिए पहला वो ड्रीम गर्ल से हुआ कि उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने सब दोस्तों के साथ देखी, फिर मैं नानी के साथ लेके गया, नानी वगैरह मामी वगैरह सबको, तो मुझे लगा कि अरे ये क्लियरली निधि तुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है, तू सिर्फ तुझे जो मिल रहा है, मतलब मेरे अपने भी कुछ वो चेकलिस्ट होती है ना कि स्क्रिप्ट सही है, मेरे करने के लिए कुछ मजेदार है, चैलेंजिंग है, कौन लोग बना रहे हैं और किन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, मतलब ठीक ठाक पैसे मिल जाए आपको उन चीजों के लिए। तो मेरी ये सारी कैटेगरीज चेकलिस्ट पूरी हो रही थी ड्रीम गर्ल के साथ, बट फिर भी आपको वो मैंने बताया ना आपको कि मुझे कोई खास फीलिंग नहीं थी कि क्या ही अनोखा हो जाएगा इस बार भी, क्या है कर लिया, कितनी काम हो गया, और पर जब रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स आया तो लगा कि अच्छा चलो अच्छा हुआ है। आयुष्मान खुराना के साथ में जो सेट्स पर जो जी। संबंध रहे हैं आपके, और रोमा का जो रोल आपने किया है, उससे संबंधित बात बताइए कुछ। आई थिंक रीडिंग पे मिली थी मैं उनसे। आयुष्मान से मैं टीवीएफ के दौरान भी एक दो बार मिल चुकी थी। हाँ। मतलब उन्होंने सामने से, जैसे मैं ना थोड़ी सी आई थिंक शाय किस्म की इंसान हूँ अदरवाइज, मतलब स्क्रीन पे मैं जैसे भी किरदार करती हूँ, बट मैं थोड़ी तो सकपका जाती हूँ। मतलब कि सामने वाला कोई अगर पहचान का है या आपने स्क्रीन पे देखा है, एकदम से हाथ सामने नहीं आता कि अरे आपने बहुत बढ़िया काम किया है। पहले आप दिमाग में स्क्रिप्ट बनाने लगते हैं और उतने में गाड़ी निकल जाती है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है आपके साथ। लेकिन आयुष्मान से मैं एक दो बार पहले मिल चुकी थी। उन्होंने, मैं कहीं फिल्म देखने गई थी और आई थिंक वो उनकी वाइफ के साथ थे वहां पे, और उन्होंने बोला कि अरे तुम बहुत सही, आई रियली लाइक योर वर्क, और कुछ काम भी करेंगे साथ में। एंड दिस वाज मतलब काफी साल पहले की बात है ये। प्रॉबेबली अगर 2019 में हमने ड्रीम गर्ल शूट किया तो शायद 15-16 की बात रही होगी ये, 2015-16 की। और फिर कट्टू ड्रीम गर्ल की रीडिंग के दौरान मिले और उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत श्योर हूँ कि ये फिल्म बहुत चलने वाली है और मुझे पता है कि यू आर गोइंग टू बी किक एस इन दिस पार्ट। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो बिटवीन हमने 4-5 दिन कुछ साथ में शूट किया है, उसके अलावा सबका अपना इंडिविजुअल का शूट था। तो उनकी वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, वही जो क्लास मॉनिटर वाली चीज है ना, जो शायद आई थिंक सारे, जो मेरे को अनुष्का के साथ काम करते हुए भी महसूस हुई थी कि जब आप किसी कहानी के मुख्य किरदार हैं तो एक तो ऑफकोर्स आपके कंधों पर पूरी फिल्म का बोझ है, या लोग आपको देखने आएंगे और फिर बाकी लोगों को भी देख लिया जाएगा, वो सारी चीजें। पर आपका एक अदरवाइज भी कॉन्डक्ट है वो काम बनाते समय। आप अपने उसमें नहीं रह सकते अपने ख्यालों में कि यार आज मेरा मन नहीं है, आज ये नहीं होगा, और ये आपको सबको साथ में लेकर चलना भी आप ही की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और वो मुझे उनसे सीखने को मिला आयुष्मान से। मुझे याद है कि कुछ एक दिन बहुत हमारा हेक्टिक शूट था, आई थिंक वो टुवर्ड्स क्लाइमैक्स वाला एक मॉल वाला सीक्वेंस था और बहुत कुछ शूट करना था, और शायद मॉल की परमिशन जो भी थी प्रोडक्शन से वही 10-12 घंटे के लिए सुबह तक ही थी, कि रात को 9 से सुबह 9 बजे तक आपको ये पूरा जो अल्ट्रा केओटिक क्लाइमैक्स सीन है वो शूट करना है, लेकिन ये 12 घंटे है या जैसा भी जो भी था। अब उसमें ना ऐसा हो ही जाता है, मतलब नेचुरली सबके साथ ऐसा होता है कि किसी को पानी नहीं मिल रहा है, खाना के सब भागा दौड़ी चल रही है, तो लोग ना अलग अलग मोमेंट्स पे फटते हैं। मतलब गुस्सा किसी और चीज पे आ रहा होता है, निकलता वो कहीं और है कि यार कॉफी नहीं आई मेरी, अरे यार। मैं देख रही थी कि हर कोई, आई थिंक मैं भी एक आध बार मैं भी फटी होंगी किसी चीज पे, पक्का मेरा हुआ होगा कुछ। बट आयुष्मान वाज द ओनली गाय जो सीन्स कर रहे हैं, उसके बाद कोने में जाके या तो वो अपनी लाइंस कुछ कर रहे हैं या फिर आपके साथ आके कुछ जोक्स वोक्स चल रहे हैं उनके, या वो गाने गाते रहते हैं पूरे टाइम। और यही किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन है वो, मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन है। तो मेरे को लगा कि यार ये भी तो सीखने वाली चीज है ना, हम लोग कैरेक्टर को एक्टिंग कैसे करनी है, परफॉर्म कैसे करना है, ये तो हम सीख ही रहे हैं, और ये तो पूरी जिंदगी लगेगी करने में, सीखने में, करते रहने में। पर ये भी कितनी जरूरी चीज है सीखने के लिए। आप मुख्य किरदार सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ऑडियंस को आप पसंद है, आपको मुख्य किरदार इसलिए भी बन के रहना है क्योंकि आप ऐसे हेक्टिक टाइम पे सबकी एनर्जीज को प्रिजर्व करके रखना है, सबको साथ में लेके चलना है और सबसे प्यार मोहब्बत से काम करवाना है। तो वो मुझे बहुत मजा आया आयुष्मान के साथ। मैं अभी भी उनके टच में हूँ, मैं उन्हें अक्सर कुछ, और वो तो कमाल काम करते ही रहते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं जी। ड्रीम गर्ल का गीत हम सुनवा देते हैं। जी जी। टेलीफोन। हाँ बिल्कुल। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लल्ला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड गिरे, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए,
तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। सामने आके सुन ले जो शेर लिखे तुझ पे, नहीं ऐसा वैसा शायर हो गालिब का बच्चा। तेरी जो कलाई मेरे हाथ लग जाए, बल्ब मुकद्दरों का मेरे जग जाए, कहने लगे मेरे सपने यही कभी मिल जा तू आके। मैं मांगू तेरा हाथ, मुझे रहना तेरे साथ, हाँ। रानी मैं तेरी, मेरे दिल का तू ही किंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निधि बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, अपनी बातें बता रही हैं और हम भी जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब हम ड्रीम गर्ल से थोड़ा सा जो सपने आपके पूरे हुए हैं, जो ड्रीम गर्ल आप हैं उसमें और आगे की पायदान पर क्या था जब आपने फिल्लौरी की, फिर उसके बाद फिल्मों की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ड्रीम गर्ल, उसके बाद फिर आपने 19 के बाद क्या किया? तो ड्रीम गर्ल के बाद फ्रैंकली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, लेकिन आई थिंक जो भी आ रहा था ना वो थोड़ा सा आप उसको टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं या वो स्टीरियोटाइप वाला, कि वही गुस्से वाली औरत और मतलब बैड बॉस, उस तरह के ही किरदार आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि मुझे वो कैरेक्टर्स नहीं करने हैं, मुझे वो कैरेक्टर्स भी करने हैं। मतलब अगर एक चीज के लिए दर्शकों ने आपको सराहा है तो वो तो करना ही है और बार बार करना है, और हर बार मैं उसे थोड़ा कुछ एक नएपन से करना चाहूंगी बिल्कुल। पर पता नहीं क्यों, मतलब वो या तो कहानियां या किरदार वो इतना स्ट्रांगली मेरे साथ नहीं, मतलब मुझे नहीं आ रही थी अंदर से कॉलिंग की ये करना चाहिए या ये होना चाहिए। और वही अगेन मैंने एक शो किया था क्यूबिकल्स नाम से, द वायरल फीवर के साथ ही। तो उसका पहला सीजन, तो क्यूबिकल्स एक शो है जो 9 to 5 जॉब्स करने वालों के बारे में है एक तरह से। तो आई थिंक वो एक हुआ कि 3 इडियट्स और इस तरह की फिल्मों के बाद हमने एक उस तरह का एक कैंपेन चल गया था ना कि इंजीनियर्स एक्चुअली तो पैशनेट म्यूजिशियंस या सिंगर्स या यही सब हैं। तो एक तरह से ना ये 9 to 5 वाली जॉब्स को ना बोरिंग और बिल्कुल भी नीचे निगाहों से देखे जाने लगा कि यार ये तो बोरिंग काम है यार, ये क्या कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो हम म्यूजिशियन हैं, हाँ पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और जिस दिन मन नहीं आता उस दिन नहीं भी करते हैं। हाँ, तुम यार तुम्हें क्योंकि तुम्हें सैलरी मिलती है तो तुम्हें हफ्ते के 5 दिन करो, काम नहीं करो, सुबह जाओ शाम आ जाओ, क्या करते हो? तो मुझे लगा था कि थोड़ा ना ये अनफेयर हो रहा है, क्योंकि यार मुझे क्या बात हुई बोले, और आधी से ज्यादा दुनिया ये काम कर रही है, और जो चीजें जैसे छोटी छोटी कोडिंग भी, मतलब इन्हीं लोगों की वजह से हमारी लाइफ आसान है। और क्या, मतलब ये आप कोई फूड ऐप ले लीजिए, आप छोटी सी छोटी चीज, ये जब तक वहाँ 9 to 5 जॉब पे बैठा एक टेकी बैठ के कोड नहीं लिखेगा तब तक मतलब आपकी इस तरह से हम किसी काम को डिग्रेड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब तो वो शो लिखा गया और फिर उसमें एक बहुत ही कमाल की एक टीम लीडर कैरेक्टर थी, मेघा, वो मेघा अस्थाना कैरेक्टर का नाम था, तो वो निभाने का मौका मिला। तो पहला सीजन बहुत कमाल का गया, कुछ 5 एपिसोड थे और उसके लिए भी मुझे बहुत सराहना मिली। कई लोगों ने बोला कि काश हमारे भी ऑफिस में हमारी एक बॉस होती मेघा जैसी, वो शेरनी नहीं होती जो पैक में अपने सारे टाइगर कब्स को बचा के भी रखती है, और अगर कभी किसी ने कोई गलती की तो सबसे पहले वही पकड़ के आपको डांट भी लगाएगी, लेकिन अगर बाहर किसी ने कुछ बोला तो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट भी वही करेगी। तो वो बहुत कमाल का लिखा हुआ कैरेक्टर था। अमित गोलानी, अविनाश और विजय ने लिखे थी वो स्क्रिप्ट, और चैतन्य ने डायरेक्ट किया था। तो मेरे लिए टाइमिंग
वाइज बड़ा कमाल का हो गया था कि एक तरफ मुझे ड्रीम गर्ल में देखा है ये थोड़ी गुस्से वाली, फॉर लैक ऑफ एनी अदर वर्ड, गुस्से वाली एक महिला का किरदार निभाते हुए, और दूसरी तरफ मुझे एक एकदम ही सौम्य, स्ट्रॉन्ग, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बट वेरी स्ट्रॉन्ग एट हर वर्क, उस तरह का एक किरदार निभाने को मिला मेघा के रूप में। तो मुझे लगा कि अरे सही है, तो मेरी एकदम ही जो आप वैरायटी की बात करते हैं ना कि वर्सेटैलिटी दिखने को मिले, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आई गई है अब सामने, तो इसके बेसिस पे कुछ आएगा। तो आई थिंक वो टाइमिंग ऐसी रही कि कोविड हो गया, लॉकडाउन ऐसा हो गया कि कुछ नहीं आया उतना, वो काम उस दरमियान एकदम ही बंद सा हो गया। हाँ, और शायद मैंने भी एक्टिव अपनी तरफ से एफर्ट मारने थोड़े कम कर दिए कि क्या, हाँ उस दौर में तो मतलब आप कर ही कर सकते थे, आप खुद को ठीक रख लें, वही सबसे बड़ा काम था अपने आप में। तो वो दौर बीता जी, वो दौर बीता। उसके बाद बीच में मैंने एक छोटी सी, मतलब एक बड़ी फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। फिल्म बड़ी थी, फिल्म बड़ी थी, एक्सेल की। रोल कैसा था? छोटा सा आपने दिखाया अभी। तो नहीं, वो पोस्टर में जो मेरे को साइज मिला था उस हिसाब से आपने इशारे से दिखाया, छोटा सा अगर ऐसे A4 साइज का पोस्टर है तो फोन बूथ नाम से एक फिल्म थी जिसमें कैटरीना थी। जी। तो उसमें सिद्धांत, ईशान और कैटरीना, तो ये लोग मुख्य भूमिकाओं में थे। तो बेसिकली ये लोग भूत पकड़ने वाले लोग बने थे, और मेरा हमेशा से बचपन से, चंद्रकांता के समय से एक ख्वाहिश थी कि कभी तो प्रोस्थेटिक्स लगा के एक्टिंग करने का मौका मिले। इसमें मौका मिला। इसमें मैं डायन बनी थी, मतलब मेरे कैरेक्टर का नाम ही था लेडी डायना। अच्छा। और मुझे बड़ी बड़ी विग पहनाई, डायन से डायना। हाँ, वही थोड़ा कॉमेडी थी। और कुछ इसके बाल और जटाएं ऐसी होती हैं कि ये लोगों को पकड़ के, और मतलब वही मैं पूछती थी, जो डायरेक्टर थे गुरमीत सिंह, उन्होंने मिर्जापुर डायरेक्ट किया है, और बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। काफी लोकप्रिय रहा। और रवि और जस्सी ने फिल्म लिखी थी फोन बूथ। तो ये दोनों ही साउथ इंडियन और पंजाबी हमारे राइटर्स थे, और कैरेक्टर्स भी एक थोड़ा सा मेजर है और एक साउथ इंडियन जो ईशान ने कैरेक्टर प्ले किया। तो बहुत फन फिल्म थी। मुझे पता था कि मेरा 5-6 दिन का ही काम है, प्रोस्थेटिक्स लगेंगे, और एक और बहुत कमाल का मेरे लिए चीज मुझे करने को मिल गई कि बॉलीवुड की एक फिल्म में गाने में आपको नाचने को मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसा कुछ सीक्वेंस था कि ये पंजाबन है, ये डायन है, और इसको वश में करना मुश्किल है, तो ये लोगों की प्लानिंग होती है कि पंजाबी गाना चला देते हैं, ये नाचने लगेगी और फिर हम इसके बाल पकड़ के काट देंगे। तो ऐसे ही भूत को वश में करते हो ना, कि डायन की सारी उसकी ताकत उसके बालों में होती है। और ये तो उस गाने में ईशान नाच रहे हैं, जो कि शाहिद के भाई खुद इतने प्रोलिफिक डांसर है। सिद्धांत को हम देख चुके हैं गली बॉय या इतनी महान चीजों में, तो वो इतने प्रोलिफिक डांसर है। फिर कटरीना कैफ वो नाच रही है, और उनके बीच में एक निधि बिष्ट भी डायन बन के नाच रही है। तो मुझे चैलेंजिंग लग रहा था वो। और फिर जब प्रभु देवा सर के छोटे भाई हैं, उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, तो बहुत ही कठिन हुक स्टेप्स थे। और मुझे गुरु सर ने बोला था कि तुम बस शुरू के आई थिंक 30 सेकंड तक गाने में वो करो, और फिर ये इच्छाधारी है जो डायन है, तो यू बिकम कटरीना इन द सॉन्ग ओनली। अच्छा। तो मेरे को लगा अरे भाई ये तो बहुत ही कमाल की चीज होने वाली, कि पूरी मेहनत भी नहीं है और हुक स्टेप करने को मिल रहा है। और ये तो मैंने पूरी एक्साइटमेंट में फिल्म की, खूब मजा आया, बहुत अच्छे लोग, और कोविड के एकदम पीक टाइम पे आपको ऐसे काम करने को मिल रहे हैं। यहाँ फिल्म सिटी में बहुत खूबसूरत सा सेट था, बहुत मजेदार काम, और सब बहुत अच्छे लोग, ईशान, सिद्धांत, कटरीना, एवरीबडी। तो मजेदार एक्सपीरियंस था वो। अब वही है कि फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म तो लोगों को अच्छी लगी, मुझे भी बहुत मजा आया, पर अब मैं इतने प्रोस्थेटिक्स में छुपी हुई थी कि मुझे पहचानना ही मुश्किल हो गया लोगों के लिए। लेकिन वो तो किरदार था, वो किरदार था, लेकिन निभाया तो आप ही ने था। और मुझे लगता है कि जैकी श्रॉफ भी थे फिल्म में, उनके साथ भी, जग्गू दादा के साथ भी सीन थे। मतलब वही हमारे सारे भूतों के गुरु होते हैं, आत्माराम करके उनका कुछ नाम होता है। तो वो किया, तो ऐसे मैं मतलब खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी राइटिंग कर रही थी, एक शो एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश की। तो ऐसे कुछ खुद को व्यस्त रखने की कोशिश तो कर ही रही थी। और फिर मामला लीगल ही आ गया। तो मामला लीगल है, बड़े अच्छे समय पे आया जी। ये समय अभी है एक गाने का। हाँ। तो क्योंकि मैं एकदम ऐसे बच्चों की तरह खिलखिला के आपसे बात कर रही हूँ, और आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, हमारे श्रोताओं से बात कर रही हैं जी। और वो आपकी बातें सुनकर स्वयं भी बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं। बहुत सही। और इसीलिए मेरा अगला गाना इश्किया फिल्म से दिल तो बच्चा है जी। वाह क्या बात है जी, बहुत अच्छा जोड़ा है आपने। थैंक यू सर। आप राइटर भी तो हैं। आइए सुनते हैं।
उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना कोई तो ठोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों। डर लगता है कुछ से कहने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी।
दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल है। और हर व्यक्ति का दिल जो है बच्चा है। अपने बचपने को साथ लेकर ही हम जवानी और बुजुर्ग भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं। फिलहाल वो खुशी हमेशा हमारे साथ बनी रहे, यही चाहत भी रखते हैं। आपने भी बहुत सारा काम किया बीते वर्षों में, जो कुछ सोचा था उस पर चलने की कोशिश की। कई राह जो है बीच में ही कहते हैं ना, मोड़ पर आकर वो कट गई, उस पर आप नहीं चल पाई। लेकिन जो सीधी राह आपने पकड़ी, आपकी राह कभी सीधी नहीं रही, लेकिन राह आपने जो सीधी पकड़ी थी उस पर तो आप लगातार चल रही। जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना, ये भाव आपके पूरे सफर में यहाँ पर नजर आता है। यहाँ तक का जो अनुभव है आपका, बहुत काम आपने हर तरह से किया है, जो फिल्मों में, टीवी में, OTT पे किया जा सकता है उसे किया है। आने वाले दिनों में किस तरह की योजना है आपकी? अब आप योजना बना सकती है, योजनाकार आप हो सकती हैं। पहले आपको पता नहीं होता था, अब आपने अपने अनुभव से और काम करके ये जान लिया है कि योजना को कैसे कार्य रूप दिया जाता है। जी। तो बताइए हमें कुछ। मतलब एज एन एक्टर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब नए नए किरदार निभाने का मौका मिले, नई नई कहानियों से जुड़ने का मौका मिले। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शायद कॉमेडी करना सबसे कठिन है, अगर सारे रसों को पकड़ा जाए तो अगर कोई कॉमेडी अच्छी कर सकता है तो वो इंटेंस, सीरियस, ड्रामेटिक चीजें तो कर ही सकता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है आमतौर। और अगर ऐसा माना जाता है तो इसमें आप अव्वल आई हैं। थैंक यू सर। जो मामला लीगल है में आपने बड़ी ही आत्मीय ढंग से मतलब गुदगुदाया है लोगों को। तो आशा तो यही है कि अलग अलग तरह की कहानियों से, अलग अलग और बेहतर डायरेक्टर्स और बड़े लोगों के साथ और नए लोगों के साथ भी, क्योंकि मुझे एक वो भी चीज समझ में आई है कि हर बार अगर आप नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करोगे ना, तो उससे भी आपके बहुत रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जैसे राहुल जो हमारे डायरेक्टर हैं इस शो में, वो वैसे प्रीवियसली भी, ये दूसरा ही शो है उनका जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, और मेरे को लगता है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत वास्ट है। मतलब वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है, हिंदी सिनेमा में भी वही 50s से लेकर सारे हीराज हम लोगों की तरह ही है ना, बस मौका अभी मिला है। तो मैं उस तरह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले समय में कि कौन किस तरह से क्या कॉल्स आएंगे, कौन बात करेगा, क्या रोल्स आने वाले हैं, उन चीजों के लिए। मतलब वही खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। तो अब 2 हफ्ते करीब हो गए हैं शो आए हुए, बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, तो इस सब की खुशी तो चल ही रही है। और सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं छोटे मोटे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। और वो पर खुद को व्यस्त रखने के लिए मैं कुछ लिख भी रही हूँ, जो मैं अक्सर करती हूँ जब कुछ और नहीं समझ में आ रहा होता है। तो अपने दिमाग का यही सबसे बड़ा रियाज है कि बैठ के लिख लो तुम्हें क्या करने का मन है। तो मैंने एक फीचर फिल्म लिखी है जिसमें मैं एक्टिंग भी करना चाहती हूँ, जिसे मैं डायरेक्ट भी करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि कोई बड़े प्रोड्यूसर्स, कोई समझदार प्रोड्यूसर, बड़े बाद में भी हो सकते हैं, बट समझदार प्रोड्यूसर मतलब उस चीज में विश्वास दिखाएं। और बाकी तो आई थिंक एक्टिंग वाला ही चीज तो मुझे सबसे ज्यादा आई थिंक दिल से खुशी होती है जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ। आई थिंक मामला लीगल है में वो बस ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे, क्योंकि सच में मैं मस्ती कर रही थी, पूरे मजे में थी मैं अपने। तो हाँ, मतलब मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बस श्रोताओं से भी ये सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी बोलना चाहूंगी। और आशा करती हूँ कि अक्सर हमारी ये बातचीत हो कि कुछ नया देखा, कुछ और बेहतर लगे और अलग अलग किरदारों में आप मुझे देख पाएं, तो वो मेरे लिए और बढ़िया काम होगा। ये तो आप ही एश्योर करेंगी। जी। क्योंकि जब आप बहुत लोकप्रिय हो जाएंगी तब आपसे समय लेना मुझे लगता है कि कठिन होगा, तो मैं वो वाला समय अभी ले लेता हूँ आपसे। और हम बिल्कुल ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक फिल्म के बारे में सोचा है वो पर्दे पर आए और सक्सेस हो, सफल हो वो फिल्म, और ऐसी कई फिल्में आप करें। और खास करके जो अभिनय की बात आपने कही, अभिनय के जो विभिन्न रंग हैं, जो डिफरेंट शेड्स हैं, वो तमाम आपकी एक्टिंग के जरिए पर्दे पर नजर आए और दर्शकों तक पहुंचे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस बातचीत के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच श्याम जी, धन्यवाद। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी
एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। बर्फ सी गिर रही रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री निधि बिष्ट से जी श्याम की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंतल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।